जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपका एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आपका एग्जाम है तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन जिन का भी एग्जाम है उनको ऑल दी बेस्ट, आपको अच्छे से एग्जाम देना है। और आपकी हेल्प करने के लिए मैंने भी एक चीज़ किया है कि आज तक की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए, उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है, जिसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को बड़े ही अच्छे से कवर किया गया है, सारे के सारे टॉपिक्स को बड़े ही अच्छे से कवर किया गया है। और वो प्लेलिस्ट की अगर आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपको बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। जो टोटली हिंदी के अंदर वीडियो है उसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और जो टोटली इंग्लिश के अंदर वीडियो है उनकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाली प्लेलिस्ट देख पाएं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट देख पाएं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एक तो हम मैप रीडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट यानी कि क्षेत्र कला और युद्ध कला वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और उसके साथ ही हम वेपन ट्रेनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानचित्र की परिभाषा लिखो, यानी कि मैप कहते किसे हैं, नक्शा कहते किसे हैं। तो नक्शा कागज का भी हो सकता है, कपड़े का भी हो सकता है, वो टुकड़ा होता है जिस पर हम किसी भूभाग की सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप में दर्शाते हैं, वह मानचित्र कहलाता है। अब इसको ध्यान से समझ लेते हैं एक बार। अब कोई भी बहुत बड़ा भूभाग है यानी कि लैंड एरिया है, अब उसको पूरे को तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैप के ऊपर हम उस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं। किसके द्वारा? कुछ पारंपरिक संकेतों के द्वारा। कौन कौन सी चीजों को हम ड्रॉ करेंगे? चाहे तो कोई प्राकृतिक चीज हो, यानी कि कोई नदी है, कोई नाला है, कोई पहाड़ है, उसको दर्शाएंगे हम उस मैप के ऊपर। या फिर कोई मानव निर्मित संरचना, यानी कि कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई ब्रिज है, ऐसी कोई चीज है तो उसको हम प्राकृतिक संकेतों द्वारा दर्शाएंगे। और समानुपातिक रूप में दर्शाएंगे। समानुपातिक रूप का क्या मतलब हुआ कि अगर भूभाग के ऊपर 1 किलोमीटर है तो उसको हम हमारे मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर से दर्शा देंगे, ताकि हमको पता भी लग जाए कि मंदिर है कितनी दूर। अगर हमको जाना है नदी है कितनी दूर, वो उसी से पता लगेगी ना, क्योंकि मैप के ऊपर हमारा 1 सेंटीमीटर है, असलियत में 1 किलोमीटर है। तो अगर हमको दिख रहा है कि जहां पर हम हैं वहां से जो नदी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब वास्तविकता में वो 5 किलोमीटर दूर है। तो इसीलिए समानुपातिक रूप में हम उसे दर्शाते हैं, और वही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है ही कि कार्डिनल पॉइंट कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिखो। कार्डिनल पॉइंट ये जो दिशाओं के नाम होते हैं इन्हीं को ही हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और गरुड़ उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंपास के उपयोग क्या क्या है? कंपास आपको पता है, ठीक है। कंपास के उपयोग क्या क्या होते हैं? देखो, कंपास का उपयोग सबसे पहले तो नॉर्थ फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए। मानचित्र सेट करने के लिए, आपका जो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है उसमें जो प्रैक्टिकल होती है उसमें मैप सेट करवाया जाता है आपसे, तो उसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। चुंबकीय प्रभाव नापने के लिए। और दूसरा क्या होता है? रात्रि मार्च में मदद करता है, यानी कि रात्रि में अगर कोई दिशा भटक जाता है तो वो दिशा बताने के अंदर मदद करता है कंपास जो होता है। तो इस तरीके से ये कुछ कंपास के उपयोग है। आपको कुछ एक्स्ट्रा कंपास के उपयोग पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मैं अगेन बताऊंगा, और ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको जो भी आंसर लिखना है वो या तो आप पॉइंट्स बना के लिखें या फिर आंसर के पार्ट्स बना के लिखें। बिल्कुल ही पैराग्राफ के अंदर या चले जा रहे हैं इस तरीके से आप आंसर को ना लिखें, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ बना के, बड़े बड़े पैराग्राफ बना के अगर आप आंसर को लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और अगर उसको दिक्कत होगी तो वो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर आप पॉइंट बना के लिखेंगे तो उसको चेक करने में सहूलियत होगी, और उसे सहूलियत होगी तो वो आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेगा। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है कि जैसे कि ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, और इससे पहले भी हमने वन लाइनर क्वेश्चन किया है, एनसीसी मॉडल पेपर किया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एनसीसी में जो जो भी फुल फॉर्म आती है, इंपॉर्टेंट डेज। अब ये सारी जो चीजें हैं ना, उनको एक
कलेक्शन में कलेक्ट किया गया है एक तरीके से, यानी कि एक पीडीएफ बनाई गई है, एक ई बुक बनाई गई है जिसका नाम है एनसीसी नोट्स इन हिंदी। और जिन जिन ने भी वो ई बुक खरीदी है और उसके अलावा जिनका भी एग्जाम था अब रिसेंटली, तो उनके कमेंट्स आ रहे हैं, आप खुद वीडियोस के नीचे जाके देख सकते हैं कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो अगर आपका भी आने वाले टाइम में एग्जाम है तो आप उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि कुछ पारंपरिक संकेत। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है कि इनके ना पारंपरिक संकेत बनाओ। तो कुछ चार इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, यानी कि धारा जा रही है तो जिस साइड में एरो का निशान होगा यानी कि उसी साइड नदी बह रही है या नाला बह रहा है, धारा की दिशा होगी। मंदिर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। नलकूप का जो सिंबल होता है वो कुछ त्रिकोण की तरह होता है और किले का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बार इनको देख लीजिए, बना के प्रैक्टिस भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र के उपयोग लिखो। अभी तक हमने कंपास के उपयोग देखे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि मानचित्र के क्या क्या उपयोग है। तो मानचित्र में किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम जंगल में भटक गए, अब हमको पता लगाना है कि हम कहाँ पे हैं, तो उस चीज को पता लगाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करना, कि हमको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है तो ये कौन सी डायरेक्शन में है ये पता लगाने के लिए। किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना, क्योंकि जो मैप होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें दर्शाई होती है। अब वहां पे पहाड़ दर्शाए गए हैं तो इसका मतलब वो पथरीला क्षेत्र है, ठीक है। वहां पे रेत दर्शाया गया तो इसका मतलब वो रेतीला क्षेत्र है, तो उसके भूभाग की हमें विभिन्न विशेषताएं पता लग जाती हैं। युद्ध के समय चाल की योजना बनाना, भाई आगे कैसे हमको योजना बनानी है, कहाँ से जाएंगे, अगर यहाँ से रास्ता बंद हुआ तो बैकअप प्लान क्या है, उसके लिए हम मैप का प्रयोग करते हैं। और वैकल्पिक रास्तों का पता लगाने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कंपास के मुख्य भागों के नाम लिखो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है जिसको देख के आपको सारे के सारे पार्ट याद हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ कंपास इन एनसीसी। जो पहली वीडियो है वो अपनी वीडियो है, तो वो आपको इजीली मिल जाएगी और आपको ये सारे पार्ट याद हो जाएंगे, आपको धक्के से याद नहीं करने पड़ेंगे। तो एक तो टंग होती है कंपास के अंदर, एक विंडो होती है जो ऊपर शीशे की होती है, एक हेयर लाइन होती है, पतली सी लाइन होती है जिसको मैप सेट करने में और फाइंड आउट करने में चीजें बड़ी हेल्प करती है और इसकी इंपॉर्टेंस होती है। एक लीड होता है, एक डायरेक्शन मार्क होता है, ठीक है, एक नोच होता है, एक थंब रिंग होती है। थंब रिंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम मैप सेट करते हैं तो अंगूठे में जिस रिंग को फंसाते हैं उसे थंब रिंग कहते हैं। प्रिज्म, क्योंकि हम प्रिज्मेटिक कंपास होती है इसकी फुल फॉर्म प्रिज्म की, फिर स्लाइड होती है। कार्ड होता है, अंदर जो लिखा होता है जिसके ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कब्जा, हिंज जिसको कहते हैं हम, जिससे वो ढक्कन खुलता है और बंद होता है तो उसे हम कब्जा कहते हैं, जैसे कि दरवाजों में लगा होता है। ल्यूबर लाइन होती है और सेटिंग वैल्यू होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपास के। यहाँ पे मैंने 13 लिखे हैं ताकि, क्योंकि 10 पार्ट के कंपास के नाम पूछे जाएं तो आपको कम से कम इनमें से 10 याद आ जाएं, तो 10 तो आपको याद होना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जिसको हम क्षेत्र एवं युद्ध कला भी कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आराम से 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो क्षेत्र कला होती क्या है भाई, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट कहते हैं, एफसीबीसी जिसको हम बोलते हैं। तो ये होती क्या है, अब आप खुद ही सोचो, ये कह रहे हैं क्षेत्र कला, यानी कि किसी भी क्षेत्र की कला, यानी कि जिस पर्सन को क्षेत्र कला आती है उसको उस क्षेत्र का प्रयोग करना आता है, उसको जंगलों का प्रयोग करना आता है अपने हित के लिए, अपने गोल के लिए। तो वो वाली चीज क्षेत्र कला होती है, यानी कि उपलब्ध भूमि, जो भी उपलब्ध भूमि है और उपकरण और जो भी उपकरण है को अपने हित में व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही ढंग से उपयोग करने की कला को ही क्षेत्र कला कहा जाता है। तो ये क्षेत्र कला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूरी का अनुमान लगाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। तो ये कुछ जो विधियां हैं ये दूरी का अनुमान लगाने के लिए, इकाई माप विधि हो गया, प्रतीति विधि हो गया। प्रतीति विधि का मतलब कि हम प्रतीत करते हैं, देखते हैं, देख के भी पता लगाया जा सकता है कि चीजें साफ दिखाई दे रही हैं तो इतनी दूर तक होंगी, चीजें धुंधली दिखाई दे रही हैं तो इतनी दूर तक होंगी, चीजें बिल्कुल ही मतलब नेग्लिजिबल दिखाई दे रही हैं तो इनकी दूरी तो इतनी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं। खंड औसत विधि मतलब सेक्शन एवरेज, इसमें क्या है कि सेक्शन में सभी से पूछा जाता है कि आप बताओ आपको कितनी दूरी लग रही है, कोई कहेगा 500 मीटर, कोई कहेगा 400 मीटर, कोई कहेगा 600 मीटर। तो इस तरीके
तरीके से सभी की लेके और उनकी एवरेज ले लेते हैं, और जो एवरेज होती है ना वो लगभग सेम ही होती है जो उसकी एग्जैक्ट दूरी होती है। की रेंज मेथड हो गया। आधा माप विधि, आधा माप विधि क्या है कि हमको पता है कि जो हमारा टारगेट है वो उससे जो आधे रास्ते पे है कोई चीज, तो अगर हम वहां तक की दूरी पता लगा लें तो हम जो आधे रास्ते तक की दूरी लगाई है उसको डबल कर देंगे। डबल करते ही हमारे पास एग्जैक्ट दूरी आ जाएगी, और फिर हो गया ब्रैकेटिंग मेथड। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं जिनका प्रयोग करके हम दूरी का पता लगा सकते हैं। इकाई माप विधि जैसे क्या हो गया कि हमको पता है कि खंभों के बीच की डिस्टेंस इतनी होती है। ठीक है, जो पर्टिकुलर टाइप के बिजली के तार हो गए या और कोई खंभे हो गए उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इतनी होती है, और हमको दिख रहा है कि जो हमारा टारगेट है ना वो 5 खंभों से दूर है, यानी कि 5वें खंभे के पास है। तो क्या होगा, हमको अगर 1 और 2 खंभे के बीच की दूरी पता है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट दूरी पता लगा सकते हैं या फिर नियरेस्ट दूरी पता लगा सकते हैं किसी भी चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्षेत्र कला में कौन कौन से विषय होते हैं। अब क्षेत्र कला में कौन कौन से विषय हैं, एक तो भूमि का विवरण, हमको पता होनी चाहिए भूमि कैसी होती है, ग्राउंड कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कैसी भूमि में क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने लक्ष्य के लिए। अवलोकन एवं छिपाव, यानी कि हम छिप कैसे सकते हैं, हम चीजों को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, दूरी का अनुमान लगाना। अब कुछ जो डेड ग्राउंड होते हैं उनमें क्या होता है, दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हमको इन चीजों का भी पता होना चाहिए। लक्ष्य की पहचान एवं विवरण, शस्त्र रहित एवं शस्त्र सहित चाल, तो ये क्षेत्र कला के इंपॉर्टेंट विषय होते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मैदान के प्रकार लिखो। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैदान कई प्रकार के होते हैं, जैसे उबड़ खाबड़ मैदान हो गए, समतल मैदान हो गया, खुला मैदान हो गया, मृत मैदान हो गए, ऊंचे मैदान हो गए, नीचे मैदान हो गए। तो ये इस तरीके से आप मैदान के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्ट लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है जो आपको नहीं आता है, मे बी 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, अदरवाइज अगर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे ना जिसके बारे में मैंने बताया कि मैं बना दूंगा आपके लिए एनसीसी प्लेलिस्ट इन हिंदी करके, जिसमें जितने भी वीडियोस बनाई हैं अभी तक वो सारी की सारी हैं। अगर उनमें से आपने 1-2 वीडियो देख रखी है तो नेक्स्ट वीडियो पे चले जाना, बैक मत जाना, क्योंकि वे सारी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप एग्जाम में इजिली अच्छा मार्क्स कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राइफल से गोली चलाने की कार्यवाही का अनुक्रम लिखो। देखो, राइफल से जब भी हम गोली चलाते हैं ना तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि हम एम को देखें, लक्ष्य को देखें कि गोली चलानी कहाँ पे है। ठीक है, वो वाला काम हो गया। फिर हम ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि श्वास नियंत्रण करते हैं, क्योंकि अगर हम श्वास नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो टारगेट पे गोली है वो नहीं लगेगी, इधर उधर लग जाएगी। तो फिर हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी कि सांस को ठहराव देते हैं। फिर बाद में होता है हमारा गोली चलाना, फिर हम फायर करते हैं, और फिर होता है फॉलो थ्रो, यानी कि फिर ये जो प्रक्रिया है उसी को दोबारा से अपनाते हैं नेक्स्ट राउंड चलाने के लिए। तो ये है, जब भी हम राइफल से गोली चलाते हैं तो ये उसकी कार्यवाही का अनुक्रम होता है, कार्यवाही का ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक अच्छे निशानेबाज के गुण लिखो। अब हम एक अच्छा निशानेबाज किसे कह सकते हैं, जिसका अच्छा निशाना हो पहली बात तो, फिर मजबूत पकड़ हो राइफल की, क्योंकि अगर राइफल की मजबूत पकड़ नहीं होगी तो फिर निशाना अच्छा हो ही नहीं सकता, और फिर अच्छा ट्रिगर प्रचलन हो। ट्रिगर प्रचलन का क्या मतलब है कि वो अगर बहुत ही ज्यादा जोर लगाएगा, यानी कि इधर उधर हिला देगा राइफल को, फिर भी निशाना नहीं लगेगा। तो ये तीनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे निशानेबाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको ये अच्छे से रट के जाना है कि 7.62 SLR के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। अगर किसी और राइफल के भी आपसे भाग पूछ लिए जाते हैं तो भी बहुत सारे भाग कॉमन होते हैं, आप इसी के भाग लिख के आ सकते हैं। आपको उतने तो नहीं, लेकिन 1-2 मार्क्स कम मिल जाएगा। लेकिन ऐसे मत सोचना कि सर ने तो 7.62 SLR के बारे में बताया था और ये तो किसी और राइफल के बारे में पूछ लिया। देखो, क्योंकि सबसे पहला पार्ट यहाँ पे है बट। अब बट तो सभी में होता है, जो बैक वाला पार्ट होता है। सेकंड पार्ट है बॉडी कवर, ठीक है, ये भी सभी में होता है। नेक्स्ट हो गया इजेक्शन स्लॉट, पिस्टल ग्रिप।
अब बैक साइट और फोर साइट ये भी सभी में होता है, क्योंकि एम करने के लिए हमको बैक साइट और फोर साइट की जरूरत पड़ती है। ब्रीच ब्लॉक हो गया, ट्रिगर, ट्रिगर तो सभी में होगा, ट्रिगर के बिना चलेगी कैसे गोली। और ट्रिगर के ऊपर जो गार्ड होता है वो ट्रिगर गार्ड होता है, तो वो भी सभी में होता है। तो मेनली अगर कोई भी राइफल पूछ ली जाए तो इसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे कॉमन होते हैं जो आप लिख के आ सकते हैं। मैगजीन हो गया, मैगजीन में गोलियां डलती हैं। हैंड गार्ड हो गया। कैरिंग हैंडल, कैरिंग हैंडल क्या होता है, जिससे पकड़ के हम राइफल को ले जाते हैं। नेक्स्ट बैरल हो गया, और नेक्स्ट हो गया गैस प्लग। तो ये 14 पार्ट यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन मिनिमम मिनिमम 10 पार्ट तो आपको याद होने ही होने चाहिए। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्जाम। अच्छे से एग्जाम देना। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है जो मैं स्टार्टिंग में बतानी मिस कर गया, कि मैं जिनका भी अभी रिसेंट में एग्जाम होने वाला है उनके लिए एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल में किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको रिटर्न में किन किन बातों का ध्यान रखना है। और यकीन मानिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वे, जिनको अगर आप अच्छे से लागू करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है अपने एग्जाम के लिए। तो उस वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी मैं वो वीडियो डालने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको पता लग जाए। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।